Hi guys, good morning. I hope that you will be fine this day and you will be at your home. So आइए guys चलते हैं और देखते हैं कि when is T silent, यानी T कहाँ जो है साइलेंट होता है, यानी T का उच्चारण कब नहीं किया जाता है। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। तो कह रहा है कि किसी भी शब्द में टी के बाद सी एच आए तो टी प्रायः साइलेंट होता है। टी प्रायः साइलेंट होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि किसी भी शब्द में टी के बाद सी एच आए तो टी प्रायः साइलेंट होता है। समझिएगा, ठीक है। जैसे कहा जाए, जैसे के लिए ध्यान दीजिएगा, जैसे सी ए टी सी एच। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। तो अब यहाँ टी के तुरंत बाद आपका क्या आया है, सी एच आया। ठीक है, तो अब यहाँ टी साइलेंट हो जाएगा और इसके बाद का उच्चारण क्या किया जाएगा, तो कैच पढ़ा जाएगा। ठीक है, इस कैच मैंने पकड़ना जानते ही है। ऐसे ही हो जाएगा इस एम ए टी सी एच। ठीक है गाइस, तो यहाँ टी के तुरंत बाद क्या है आपका, सी एच आया है, तो टी साइलेंट हो जाएगा और इसके बाद का उच्चारण मैच किया जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद समझिएगा, जैसे हो जाए वॉच। गाइस ध्यान दीजिएगा, WATCH। ठीक है, तो अब देखिए टी के तुरंत बाद यहाँ क्या आया है, CH आया है, तब टी साइलेंट हो जाएगा और इसके बाद का उच्चारण क्या किया जाएगा, तो वॉच किया जाएगा। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जैसे मान लीजिए बोल दिया जाए FETCH। ठीक है, तो टी के तुरंत बाद यहाँ क्या आया है, CH आया है, तब इसका उच्चारण क्या किया जाएगा, तो इसका उच्चारण फैच किया जाएगा, क्योंकि टी के तुरंत बाद आपका क्या आ गया है, CH आ गया। ठीक है, अब इसका दूसरा रूल होता है, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा गाइस। अब इसका दूसरा रूल क्या होता है उसको ध्यान देते हैं और समझते हैं कि टी और दूसरी स्थिति में कब जो है साइलेंट होता है, अर्थात टी का उच्चारण नहीं किया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यदि किसी शब्द के अंत में, यदि किसी शब्द के अंत में TEN, यदि किसी शब्द के अंत में TEN हो तो टी का प्रायः उच्चारण नहीं करते हैं। टी का उच्चारण प्रायः नहीं करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे समझिएगा, जैसे कहा जाए, जैसे में ध्यान दीजिएगा, ये रूल हो गया कि यदि किसी शब्द के अंत में TEN हो तो टी का प्रायः उच्चारण नहीं होता है। गाइस समझिएगा, जैसे LISTEN। ठीक है, तब इसके अंत में क्या है, TEN है, तो अब यहाँ पर टी का उच्चारण नहीं किया जाएगा और इसके बाद का उच्चारण क्या किया जाएगा, तो किया जाएगा लिसन। क्या किया जाएगा, लिसन। ठीक है, कुल मिला के इसमें टी का उच्चारण नहीं किया गया। ठीक है, ऐसे ही OFTEN। ठीक है गाइस, तो अब यहाँ TEN इसके अंत में है और यहाँ पर आपका क्या है, टी है। ठीक है, तो अब इस स्थिति में टी का उच्चारण नहीं किया जाएगा और इसको क्या पढ़ा जाएगा गाइस, इसको पढ़ा जाएगा ओफन। क्या पढ़ा जाएगा, ओफन। ठीक है, कुछ लोग आफिन भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद हो गया जैसे HASTEN। ठीक है, अब यहाँ भी TEN है, अंत में इसके टी के बाद EN है, तो टी का उच्चारण नहीं किया जाएगा और इसको पढ़ा जाएगा हेसन। क्या पढ़ा जाएगा, हेसन। तो कुल मिला के किसी भी शब्द के अंत में TEN हो तो उस स्थिति में टी प्रायः आपका साइलेंट होता है। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। अब आइए चलते हैं आगे, और पिछले दिन हमने जो बताया था आपको गाइस, ध्यान दीजिएगा, उसकी ओर चलते हैं और थोड़ा सा आगे की ओर हम बढ़ते हैं गाइस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो आगे बढ़ेंगे तो इसमें एक चीज़ और आपको जानने को मिलेगी गाइस, ध्यान दीजिएगा। कहा गया है कि हंसता हुआ चेहरा
अपनी शान बढ़ाता है, मगर हंस कर किया हुआ कार्य आपकी पहचान बढ़ाता है। इसलिए मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बंधु, हमेशा भी कोई कार्य करो तो हंसते हुए कार्य को करो, क्योंकि वो आपकी पहचान को बढ़ा देता है मेरे गाइस। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं और प्रोनाउन को देखते हैं, क्योंकि प्रोनाउन का भी 2-3 पार्ट बाकी है गाइस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो 3 पार्ट में आपका बचा हुआ था गाइस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, इसमें ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि यू आपका कहाँ साइलेंट होता है। ठीक है, व्हेन इज यू साइलेंट। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि यू कहाँ पर साइलेंट होता है। ठीक है, आइए तब तक प्रोनाउन की ओर चलते हैं और देखते हैं प्रोनाउन को। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। चलिए गाइस, तो अगला प्रोनाउन क्या है? तो अगला प्रोनाउन है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। अगला है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, समझिएगा। इसकी हिंदी क्या होती है? तो इसकी हिंदी होती है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। निजवाचक सर्वनाम। ठीक है गाइस, देखिए इसकी परिभाषा क्या होती है गाइस? तो इसकी परिभाषा ये होती है कि वह प्रोनाउन जो यह बताता है कि कार्य का प्रभाव कर्ता के ऊपर पड़ता है, अन्य व्यक्ति वस्तु के ऊपर नहीं पड़ता है, वही आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। और इसके साथ साथ इसकी एक वचन में सेल्फ जुड़ा होता है और बहुवचन में सेल्वेज जुड़ा होता है, और यह प्रायः मुख्य क्रिया के बाद प्रयोग किया जाता है गाइस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। परिभाषा समझते हैं। वह प्रोनाउन जो यह बताता है कि कार्य का प्रभाव कर्ता के ऊपर पड़ता है, तथा एक वचन में सेल्फ तथा बहुवचन में सेल्वेज जुड़ा होता है। बहुवचन में सेल्वेज जुड़ा होता है, तथा यह प्रायः मुख्य क्रिया के बाद आता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, वह प्रोनाउन जो यह बताता है कि कार्य का प्रभाव कर्ता के ऊपर पड़ता है, तथा एक वचन में सेल्फ तथा बहुवचन में सेल्वेज जुड़ा होता है, तथा यह प्रायः मुख्य क्रिया के बाद आता है। ठीक है, वही जो है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, जैसे एक वचन में सेल्फ और बहुवचन में सेल्वेज। अच्छा ठीक है, पहले एग्जाम्पल लिखते हैं, उसके बाद समझते हैं गाइस। ध्यान दीजिएगा। समझिएगा, इस एग्जाम्पल से ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, जैसे कहा जाए, जैसे में गाइस ध्यान दीजिएगा, समझिएगा गाइस। जैसे कहा जाए कि आई हर्ट,
ध्यान दीजिएगा गाइस, आई हर्ट। देखिए ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि आई हर्ट, आई माने मैं, हर्ट माने घायल करना, तो आई हर्ट मैंने घायल कर दिया, ठीक है, मैंने घायल कर दिया। तो अब यहाँ पर पता नहीं चल पा रहा है कि जो घायल होने की क्रिया है वो उसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, ठीक है, लेकिन यही पर कह दीजिए कि आई हर्ट माई सेल्फ। ध्यान दीजिएगा, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को घायल कर दिया, मैंने अपने आप को घायल कर दिया। तो जो अपने आप शब्द है उसकी मीनिंग है गाइस क्या, तो माई सेल्फ है। तो माई सेल्फ ये बता रहा है कि जो क्रिया घायल होने की है इसका प्रभाव कर्ता आई के ऊपर पड़ रहा है। हालांकि आई इस वाक्य का सब्जेक्ट है, तो अब कहने का मतलब कि माई सेल्फ मतलब अपने आप शब्द ही बता रहा है कि जो क्रिया हर्ट घायल होना है इसका प्रभाव कर्ता आई के ऊपर पड़ रहा है। क्योंकि जब इसे हटा देंगे तब इसका अर्थ ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि आई हर्ट मैंने घायल कर दिया, तो पता नहीं चल पा रहा है कि उसने किसको घायल कर दिया। लेकिन जैसे ही माई सेल्फ शब्द यहाँ पर लगा देंगे, माई सेल्फ, तो अब यहाँ से आपको पता चल जाएगा, अर्थ हो जाएगा कि उसने अपने आप को घायल कर दिया। तो अब अपने आप को घायल किया, तो अब घायल होने का प्रभाव करता अपने आप यानी आई के ऊपर ही तो पड़ेगा। तो इस शब्द को आने से ही तो ऐसा बोध हो रहा है कि जो क्रिया हो रही है उसका प्रभाव कर्ता के ऊपर पड़ रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अब उसके साथ साथ ये आई एक वचन में आता है, तो इसके एक वचन में सेल्फ शब्द जुड़ा है और इसका प्रयोग प्राय मुख्य क्रिया के बाद किया गया है। अतः यही माई सेल्फ आपका क्या कहलाएगा, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा, ठीक है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि जिस शब्द में सेल्फ या सेल्वेज जुड़ा होता है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में अपने आप का अर्थ देता है, ठीक है गाइस। आइए एक और एग्जांपल समझते हैं। जिसे कहा जाए कि ध्यान दीजिएगा, जिसका कहा जाए कि यू, ध्यान दीजिएगा, इस यू वर्कड, यू, जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं गाइस, ठीक है, थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। जैसे कहा जाए कि वी हर्ट, ध्यान दीजिएगा, कहा जाए कि वी हर्ट, हमने घायल कर दिया, वी हर्ट हमने घायल कर दिया। तो अब यहाँ पर पता चल पा रहा है कि घायल कर दिया, तो इसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, नहीं पता चल पा रहा। लेकिन कहा जाए कि वी हर्ट आवर सेल्वेज, वी हर्ट आवर सेल्वेज, हमने अपने आप को घायल कर दिया, हमने अपने आप को घायल कर दिया, ठीक है। तो जो अपने आप शब्द है वो ये बता रहा है, उसके अंग्रेजी आवर सेल्वेज, तो अब आवर सेल्वेज ये बता रहा है कि जो क्रिया है इसका प्रभाव कर्ता वी के ऊपर पड़ रहा है, समझिएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब कि जब ये क्रिया का प्रभाव कर्ता के ऊपर पड़ रहा है, अन्य व्यक्ति वस्तु के ऊपर नहीं पड़ रहा है, और इसके वी क्या होता है आपका, तो प्लूरल नंबर होता है, तो बहुवचन में सेल्वेज शब्द जुड़ा हुआ है और ये प्राय मुख्य क्रिया के बाद आया हुआ है। अतः जो आवर सेल्वेज शब्द है ये आपका क्या कहलाएगा, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, तो गाइस आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब समझिएगा, क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ आपका आता है इम्फेटिक प्रोनाउन, क्या आता है, इम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है। तो इसमें 2-3 पॉइंट्स है, इसको ध्यान से नोट कर लीजिए और इसको आप जानते रहिएगा। और जानने वाला पॉइंट क्या है, तो पॉइंट यही है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है जिस शब्द में सेल्फ या सेल्वेज जुड़ा होता है, सेल्फ या फिर आपका सेल्वेज, ध्यान दीजिएगा, जिसमें सेल्फ या सेल्वेज जुड़ा होता है उसका अर्थ अपने आप निकलता है, उसका अर्थ जो है अपने आप निकलता है, ठीक है गाइस। जानते रहिएगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जिस शब्द में सेल्फ या सेल्वेज जुड़ा होता है उसका अर्थ अपने आप निकलता है। दूसरी बात कि जिस शब्द में सेल्फ या सेल्वेज जुड़ा होता है वो अक्सर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में मेन वर्ब के बाद आता है, किसके बाद आता है, मेन वर्ब के बाद आता है, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा इम्फेटिक प्रोनाउन, गाइस ध्यान दीजिएगा। तो इम्फेटिक प्रोनाउन भी ठीक जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह होता है, थोड़ा सा इसमें अंतर होता है। तो आइए देखते हैं इम्फेटिक प्रोनाउन गाइस, ठीक है। देखिए अगला प्रोनाउन है इम्फेटिक प्रोनाउन, ध्यान दीजिएगा, इम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। अगला है हम लोग का इम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। इम्फेटिक प्रोनाउन की हिंदी हमने आपको बताया था और आप भी बता दीजिए इम्फेटिक प्रोनाउन की हिंदी क्या होती है, तो इसकी हिंदी होती है दृढ़ता सूचक सर्वनाम, गाइस ध्यान दीजिएगा, इसकी हिंदी होती है दृढ़ता सूचक सर्वनाम, ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। देखिए समझिएगा, तो गाइस इसमें होता क्या है, ध्यान दीजिएगा कि वह प्रोनाउन, इसकी परिभाषा होती है कि वह प्रोनाउन जो
कर्ता के ऊपर दबाव डालता है, कर्ता के ऊपर दबाव डालता है तथा इसके भी एक वचन में सेल्फ तथा बहुवचन में सेल्वेज जुड़ा होता है तथा यह मुख्य क्रिया से पहले आता है ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तथा यह मुख्य क्रिया से पहले आता है, वही आपका इम्फेटिक प्रोनाउन कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, वह प्रोनाउन जो कर्ता के ऊपर दबाव डालता है तथा इसके भी एक वचन में सेल्फ तथा बहुवचन में सेल्वेज जुड़ा होता है तथा यह मुख्य क्रिया से पहले आता है, वही आपका इम्फेटिक प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। आइए अब चलते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। ध्यान दीजिएगा बाबू, जैसे आपका कह दिया जाए कि आई माई सेल्फ डिड इट, समझिएगा। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि मैंने इसे स्वयं किया। इसका अर्थ हो जाएगा मैंने इसे स्वयं किया। तो अब कहने का मतलब क्या है कि अब यहाँ पर देखिए, मैंने इसे स्वयं किया, तो स्वयं जो शब्द ये बता रहा है कि जो करने का प्रभाव है वो करता आई के ऊपर दबाव पड़ रहा है। ठीक है, उसके साथ साथ एक वचन में यहाँ पर स्वयं की अंग्रेजी क्या हो गई, माई सेल्फ हो गई। तो माई सेल्फ एक वचन में क्या जुड़ा है, सेल्फ जुड़ा है, और इसका प्रयोग मुख्य क्रिया से पहले किया गया है। अतः यहाँ पर माई सेल्फ शब्द आपका क्या कहलाएगा, तो यही आपका इम्फेटिक प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। आइए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, देखिए दूसरे एग्जाम्पल समझते हैं कि ध्यान दीजिएगा, यू योरसेल्फ कैन सी इट। देखिए कह रहा है यू योरसेल्फ कैन सी इट, तुम इसे स्वयं देख सकते हो। अर्थ हो जाएगा कि तुम इसे स्वयं देख सकते हो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तुम इसे स्वयं देख सकते हो। ठीक, तो अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा गाइस। तो अब कहने का मतलब कि तुम इसे स्वयं देख सकते हो, तो देखने का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, किसके ऊपर, तुम जो देखना शब्द है किसके ऊपर दबाव डाल रहा है, तो तुम के ऊपर दबाव डाल रहा है। तो क्या आने से डाल रहा है, तो स्वयं शब्द के आने से डाल रहा है, और स्वयं की अंग्रेजी क्या है, योरसेल्फ है। ठीक है, तो अब देखिए, पहली बात की योरसेल्फ का प्रयोग क्रिया से पहले किया गया। दूसरी बात की एक वचन के रूप में यदि यू का प्रयोग किया गया है तो इसमें सेल्फ शब्द जुड़ा हुआ है। तीसरी बात की जिसमें सेल्फ शब्द जुड़ा है उसका अर्थ क्या आ रहा है, स्वयं आ रहा है। तो कुल मिला के ये सभी लक्षण सेल्फ में देखने को मिल रहा है कि यह बता रहा है कि क्रिया का दबाव जो है कर्ता तुम के ऊपर पड़ रहा है, एक वचन में सेल्फ जुड़ा है, और ये मुख्य क्रिया से पहले प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो योरसेल्फ है, योरसेल्फ आपका क्या कहलाएगा, तो यही आपका इम्फेटिक प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। अब आगे चलते हैं और थोड़ा सा एक पॉइंट और देखते हैं कि इम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में अंतर क्या होता है। ध्यान दीजिएगा। ठीक है,
इसके अंतर को समझ लेते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए जहाँ तक बात सेल्फ और सेल्वेज की है बाबू समझिएगा, तो सेल्फ और सेल्वेज दोनों में ही जुड़ा है, ठीक है, इम्फेटिक में भी जुड़ा है, रिफ्लेक्सिव में भी जुड़ा है। लेकिन मुख्य अंतर क्या है, इधर देखिए, तो रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव, ठीक है, प्रोनाउन हो गया यहाँ पे, यहाँ पे हो गया इम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सेल्फ या सेल्वेज, सेल्फ या सेल्वेज, तो समझिएगा का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है अपने आप, इसका अर्थ क्या होता है, अपने आप होता है गाइस, ध्यान दीजिएगा, अपने आप, ठीक है। और इसमें जिस शब्द में सेल्फ या सेल्वेज जुड़ा होता है, ध्यान दीजिएगा, सेल्फ या सेल्वेज जुड़ा होता है, उसका अर्थ क्या होता है गाइस, तो उसका अर्थ स्वयं होता है, उसका अर्थ क्या होता है, स्वयं होता है, ठीक है। अब दूसरी बात कि जिस शब्द में सेल्फ या सेल्वेज जुड़ा होता है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में मुख्य क्रिया के बाद आता है, मुख्य क्रिया के बाद आता है, ठीक है। यानी जिस शब्द में, ध्यान दीजिएगा, सेल्फ या सेल्वेज जुड़ा होता है वह मुख्य क्रिया के बाद आता है। और इसमें क्या होता है कि मुख्य क्रिया से यानी जिस शब्द में सेल्फ या सेल्वेज जुड़ा होता है मुख्य क्रिया से पहले आता है, ठीक है, पहले आता है। यही दो आपका मुख्य जो है क्या होता है गाइस, तो अंतर होता है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउन में, इसको जानते रहिएगा, ठीक है गाइस, ध्यान दीजिए। अब गाइस आगे चलते हैं और इसको देखते हैं, ध्यान दीजिएगा गाइस, समझिएगा। तो आगे बढ़ेंगे गाइस, ध्यान दीजिएगा। तो इसके बाद आपको जानने को क्या मिलेगा, तो इसके बाद अगला और अंतिम हम लोग का प्रोनाउन है, तो वो कौन सा प्रोनाउन है, ध्यान दीजिएगा। तो अगला और अंतिम प्रोनाउन है हम लोग का, समझने की कोशिश कीजिएगा गाइस, समझने की कोशिश कीजिएगा गाइस। तो अगला और अंतिम प्रोनाउन है हम लोग का रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो आइए देखते हैं कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है, ठीक है। अगला और अंतिम हम लोग का प्रोनाउन है गाइस रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसकी हिंदी क्या होती है गाइस, तो होती है परस्परवाचक सर्वनाम, ठीक है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा, जिसकी हिंदी होती है परस्परवाचक सर्वनाम, परस्परवाचक सर्वनाम, ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। अब परस्परवाचक सर्वनाम कहते किसे हैं, समझिएगा। तो इसकी परिभाषा होती है कि जब दो प्रोनाउन साथ साथ आते हैं तो वे रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाते हैं, ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। जब दो प्रोनाउन साथ साथ आते हैं तो वहीं आपके रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जिस शब्द का अर्थ, ध्यान दीजिएगा गाइस, जिस शब्द का अर्थ दो निकलेगा, यानी दो का बात करेगा, जिस शब्द का अर्थ दो निकलेगा, दो व्यक्तियों वस्तुओं की बात करेगा, वही आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा बाबू। आइए अब एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है, देखिएगा। समझिएगा बाबू, ध्यान दीजिएगा। जिसे कहा जाए कि मोहन एंड सोहन लव्ड ईच
अदर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इसका अर्थ हो जाएगा कि मोहन एंड सोहन लव्ड ईच अदर। मोहन और सोहन एक दूसरे से प्रेम करते थे। मोहन एंड सोहन लव्ड, मोहन और सोहन प्रेम करते थे। तो अब यहाँ पे बोध कुछ नहीं हो पा रहा, लेकिन कह रहा है कि मोहन एंड सोहन लव्ड ईच अदर। मोहन और सोहन एक दूसरे से प्रेम करते थे। तो एक दूसरे का मतलब कौन किससे करता था? मोहन सोहन से करता था और सोहन मोहन से करता था। ठीक है गाइस, तो अब यहाँ दो व्यक्तियों की बात एक साथ कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। तो किस शब्द के आने की वजह से ऐसा लग रहा है कि दो लोग हैं? तो ईच अदर शब्द के आने की वजह से लग रहा है कि दोनों ये क्या है? एक साथ है, चाहे दोनों एक दूसरे से प्रेम करते। ईच अदर एक दूसरे का मतलब क्या हुआ? दो हुआ। क्या हुआ? दो। तो दो कौन कौन हुए? तो मोहन और सोहन हुए। तो ईच अदर शब्द आने की वजह से ही मोहन और सोहन का जिक्र हो रहा है, और वो है कितने? दो है। तो कुल मिला के जब ये दो व्यक्तियों या वस्तुओं का बात करा रहा है, दो प्रोनाउन को साथ साथ ला रहा है, तो यही ईच अदर आपका क्या कहलाएगा? तो आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक है, समझिएगा जी। इसे कर दिया जाए कि द बॉयज हेल्प्ड वन एंड अदर। ठीक है, देखिए कह रहा है कि द बॉय हेल्प्ड, लड़कों ने सहायता किया। द बॉयज हेल्प्ड, लड़कों ने सहायता किया। तो अभी पता नहीं चल पा रहा है कि कितने कितने की किया, चाहे किसने किसकी किया, लेकिन कह रहा है कि द बॉयज हेल्प्ड वन अनदर, लड़कों ने एक दूसरे की सहायता किया। तो एक दूसरे शब्द बता रहा है ना कि एक दो एक एक लोग लड़के तो आपस में एक दूसरे का सहायता किए हैं। यानी पहले ने दूसरे का किया है, दूसरे ने तीसरे का किया है, तीसरे ने चौथे का किया है। तो दो का ग्रुप यहाँ पे बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो एक दूसरे शब्द से ही तो दो का भाव बोध हो रहा है ना। तो एक दूसरे किसका अर्थ है? तो वन अनदर का अर्थ है, और यही वन अनदर आपका क्या कहलाएगा? तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। तो ये तो आप लोग का रहा क्या? तो ये रहा आपका प्रोनाउन के बारे में। ठीक है गाइस, अब नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो आपको एडजेक्टिव के बारे में, एडजेक्टिव की परिभाषा और उसका एग्जाम्पल और उसके प्रकार को बताएंगे। और गाइस एडजेक्टिव में ही बहुत आपकी महत्वपूर्ण टॉपिक आता है आपका डिग्री, और उसके बाद आपका आता है आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग, जो कि बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। इसके साथ साथ अगली वीडियो में ये भी बताऊंगा कि यू आपका कब और कहाँ साइलेंट होता है और क्यों साइलेंट होता है, इन सब सारी चीज़ों को बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना, बेल को दबाना और अपने दोस्तों के यहाँ शेयर करना इसे मत भूलिएगा। ठीक है गाइस, तब तक के लिए हम चलते हैं गाइस, बाय।